नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिमांशु जोशी जी की कहानी न जानना। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी। जब से तू आया इसमें काफ़ी चेंज आ गया है राजी। बुआ कहती हैं खुश पहले कभी नहीं लगता था। तुझे आने में देर होती है तो मेन गेट के बाहर खड़ा हो जाता है। मैं केकी को हवा में उछालता हूँ, फिर गोदी में दबाता हूँ। अच्छा बतला, हम क्या लगते हैं तुम्हारे? वह केवल छोटी सी बत्ती सी दिखलाता है। मैं उसे फिर दीवार पर टंगे फोटो के पास ले जाता हूँ। अच्छा बतलाओ, ये कौन है तुम्हारे? पापा। बहुत बुरे हैं तुम्हारे पापा। मैं गुस्से से मुंह बनाते हुए देखता हूँ। यह 2-3 हल्की हल्की चपतें मेरे गालों पर जमाता है और फिर शरारत से हंसता है। लगता है बुआ के ऑफिस जाने में अभी समय है। वह पलंग की पाटी पर बैठी कुछ बुन रही हैं। मर्दाना स्वेटर जैसा लगता है। उनकी अंगुलियों में सरकता मटमैला ऊनी डोरा और परस्पर तेजी से चोंच लड़ाती 2 प्लास्टिक की सीकें। कल रीगल में केकी को पिक्चर दिखला लाएंगे। हाँ बुआ, सुना बहुत अच्छी है बच्चों के लिए। तुम भी चलोगी ना? बुआ मेरी ओर देखती हैं पर कहती कुछ नहीं। उनका चेहरा पता नहीं क्यों भारी सा लगता है, कुछ उदास उदास। जब से बुआ के हाथ की सुनहरी चूड़ियां टूटी, काफी बदल सी गई हैं। वैसे अभी उम्र ही क्या है, 30 भी पूरे नहीं हुए होंगे। बाबूजी कुछ कहते थे राजी? बुआ कुछ सोचती हुई पूछती हैं। तू कानपुर से ही तो आया होगा ना? हाँ, चलते चलते भेंट हुई थी स्टेशन पर, मैं उत्तर देता हूँ। वे किसी मुकदमे की पैरवी में इलाहाबाद जा रहे थे। कहते थे दिल्ली कितने दिन ठहरोगे? बहू से कहना कभी कभी चिट्ठी भेजा करे और वहां उसे कोई कष्ट हो तो इधर चली आए। जब से हमारा अविनाश गुजरा है वह एक बार भी इधर नहीं आई। मैं वे 20 रुपए आगे बढ़ाता हूँ जो उन्होंने जल्दी में दिए थे केकी के लिए। बुआ कुछ देर तक उन मुड़े तुड़े नोटों को कागज के पन्ने की तरह थामे रखती हैं, फिर किसी किताब में पुस्तक चिन्ह की तरह रख देती हैं। केवल एक हरा कोना सा दिखता है। तेरे एग्जाम कब से हैं? वे कुछ रुक कर पूछती हैं। 5th से। फिर यहाँ दिन भर पड़ा पड़ा क्या करेगा? मैं हंस देता हूँ। कुछ किताबें देख लूंगा, यह लास्ट चांस है, फिर ओवर एज हो जाऊंगा। प्लास्टिक की दोनों सलाइयां ऊन के गोले के आर पार निकल जाती हैं। बुआ कपड़े ठीक कर ऑफिस की तैयारी में जुट जाती हैं। तो दिन में चाय वाय बना लेना, शाम को कनॉट प्लेस की तरफ घुमाना। बुआ चली जाती हैं। केकी की तबीयत आज कुछ ठीक सी नहीं, अतः वह सुबह स्कूल नहीं गया। बुआ जब ऑफिस जाती हैं तो घर की चाबी पड़ोस की एक बुढ़िया को दे जाती हैं, जो दिन में केकी को स्कूल से आने के बाद खाना खिला देती है। बुआ के आने तक उसकी देख रेख करती है। इसके बदले बुआ प्रति माह कुछ पैसे दे देती हैं। केकी लेटा है। मैं शाम को कहीं भी जा नहीं पाता। कुछ देर यूं ही आसपास टहलता हूँ और फिर खिड़की के पास कुर्सी लगाकर बाहर की ओर देखता हूँ। पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ। मुझे अनायास वे दिन याद आने लगते हैं जब बुआ ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया था, जब बुआ की शादी हुई थी और जब बुआ एक दिन दिल्ली के लिए चलने लगी थी। उनकी अटैची में अपने और केकी के कुछ साधारण से कपड़े तथा अपॉइंटमेंट लेटर के अतिरिक्त कुछ भी न था। पिताजी जब स्टेशन तक छोड़ने आए तो बुआ बुरी तरह रो रही थी। केकी आंखें मलता हुआ मेरे पास खड़ा हो गया है। दूर कहीं सड़क की बत्तियां जलने लगी हैं। धुएं की तरह अंधेरा कमरे में फैला है। मैं घड़ी की ओर देखता हूँ। बुआ अब तक नहीं आई। बाहर कुछ कुछ पानी बरस रहा है। तभी दूर कहीं कार का सा हॉर्न सुनाई देता है। कुछ देर बाद कॉल बेल बजती है। मैं किवाड़ खोलकर देखता हूँ। बुआ हाँफती सी खड़ी हैं, पर्स बगल में दबाए। अरे तू कहीं गया नहीं? वे विस्मय से पूछती हैं। मैं संक्षिप्त सा उत्तर देता हूँ। वे केकी के माथे पर हाथ लगाती हैं। दूध पी लिया था दिन में? हाँ। केकी सहमा सा देखता है। अब भूख तो नहीं? केकी डरा डरा सा चुपचाप एक किनारे बैठ जाता है। कुछ भी अधिक बोलता नहीं।
जैसा कि उसका स्वभाव बन गया है। बुआ मेज पर पर्स रखती हैं। मैं देखता हूँ बाहर वर्षा के बावजूद उनके कपड़े सूखे हैं, केवल सूखे बालों पर कुछ उलझी बूंदें। विपिन भैया का कारोबार सुना अब अलग है। बुआ चाय की प्याली में से उठती भाप की लकीर की ओर देखती हैं। तो तुम लोगों के चूल्हे चौके भी अब अलग अलग होंगे। हाँ, सुना था उन्होंने तुम्हें कुछ भी हिस्सा नहीं दिया। मैं चुप रहता हूँ। फिर घर का खर्चा कैसे चलाते हो? उतनी ही आमदनी में गुजारा चल जाता है? मैं चुप रहता हूँ। बुआ कुर्सी पर दोनों पांव समेटकर बैठ जाती हैं। अंगुलियों के सारे सिरे साड़ी के किनारों में दबा लेती हैं। सिप सिप कर एक साथ 2-3 घूंट निगलकर प्याला बड़े आत्मविश्वास से मेज पर रख देती हैं। हंसमुख अभी ससुराल में ही होगी ना? हाँ, वहीं से बीएड कर रही है। कानपुर तो अधिक रुका ना होगा ना? बाबूजी अब भी कोर्ट अटेंड करते हैं? कभी कभी। आपकी सास कह रही थी अगले महीने शायद कुसमी की शादी होगी। शीला से कहना कम से कम उस मौके पर जरूर आए। मैं कुछ क्षण ठहर कर कहता हूँ, जैसे सहसा कुछ याद आ गया हो। बुआ, आपने देखा नहीं, आपके मकान वाली गली का नाम अब जीजा जी फूफा के नाम पर रखा है। कारपोरेशन ने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया है। जीजा जी जिंदा होते तो मेजर के रैंक तक तो अब तक पहुंच ही जाते ना। बुआ कुछ कह नहीं पाती, उठकर बाहर चली जाती हैं। सुबह बुआ की आंखें कुछ कुछ लाल दिखती हैं। मुझे लगता है उन्हें ठीक ढंग से नींद नहीं आई। मैं रात को बाथरूम के लिए 2 बार उठा और मुझे एहसास हुआ कि वह जागी हुई हैं। शाम को बुआ के ऑफिस के आगे करजन रोड वाले बस स्टैंड पर हम खड़े हैं, बुआ, केकी और मैं। बहुत सी बसें एक के बाद एक गुजरती हैं, पर रुकती नहीं। तभी एकाएक एक स्लेटी रंग की कार फिसलती हुई रुकती है। कोई एक अपरिचित सी आकृति खिड़की के बाहर मुंह निकालती है। बुआ कुछ कदम लपक कर आगे बढ़ती हैं, केवल 1 मिनट के लिए। कार सर्र से निकल जाती है और बुआ फिर अपनी कतार पर। उनके चेहरे पर पुछी हुई स्लेट की तरह कोई भाव नहीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी एक बस रुकती है। कतार में बारी बारी से सब चढ़ते हैं और हम भी। बुआ मुझसे आगे हैं। बस के फुटबोर्ड पर जब चढ़ने लगती हैं तो मैं देखता हूँ बुआ के पर्स के बगल में दबी पुस्तक अब नहीं है, जिसके भीतर बुआ की लिखी एक चिट थी, जिसे कल रात मैं गलती से पढ़ गया, वस्तुतः जो मुझे पढ़नी नहीं चाहिए थी। हम रीगल के स्टॉप पर उतरते हैं। बुआ चलती चलती जनपद की दुकानों की ओर मुड़ती हैं। तू कानपुर होकर ही तो जाएगा ना? बुआ पूछती हैं। हाँ, मैं सिर हिलाता हूँ। तो बाबूजी के लिए एक स्वेटर ले जा, दे देगा? बुआ बूढ़े रंग का ऊन खरीदती हैं, फिर मेरे साइज की बुशर्ट देखती हैं और मेरे मना करने के बावजूद खरीद लेती हैं। केकी मेरा हाथ थामे गुड्डे की तरह गुमसुम चलता रहता है। न वह किसी चीज के लिए मचलता है और न किसी चीज की ओर बाल सुलभ जिज्ञासा से ही देखता है। हम सूखे मेवे की एक दुकान पर खड़े होते हैं। सामने के आदमकद शीशे में बुआ की आकृति का अक्स। पिछली बार की अपेक्षा बुआ में इस बार काफी परिवर्तन लगता है। सलीके से कपड़े पहनती हैं तो लड़की सी लगती हैं, अनब्याही। हम घूमते घूमते दूर निकल जाते हैं। बुआ एकाएक सन्नाटा तोड़ती हैं। पता नहीं क्या सोचकर पूछती हैं, तुझे बड़े भैया खर्चा पूरा भेज पाते हैं राजी? हाँ, तू कहीं सर्विस से लग जाता तो उनका बर्डन कुछ कम हो जाता। कहती कहती बुआ अटक सी जाती हैं। अच्छा बता, खाना यहाँ से ले लें तो कैसा रहे? यहाँ बेकार में पैसे? अरे छोड़ भी, क्या तू रोज रोज यहाँ आता रहेगा? हम पास ही एक रेस्तरां में जाते हैं। बुआ ऑर्डर देती हैं। जब तक बैरा खाना लाता है, इवनिंग न्यूज़ के 2 छोटे से पन्ने बार बार उलटती पलटती रहती हैं। मैरिज के बाद जब हम सैर सपाटे के लिए कश्मीर जा रहे थे तो चलते समय कुछ दिन दिल्ली में रुके थे। अक्सर शाम का खाना यहीं लेते थे। तुम्हारे जीजा जी को यह रेस्तरां बहुत पसंद था। बुआ कुछ सोचती हुई कहती हैं, घर में मेरे बारे में कोई कुछ कहता है राजी?
हाँ हाँ, माँ अक्सर पूछती रहती हैं। तुम्हारी शादी का तो अभी कुछ तय नहीं हुआ होगा। भोजन समाप्त होता है। केक की कुछ टुकड़े बिस्कुट के कुतरता है और कुछ भी नहीं। बुआ कहती हैं, इसकी तंदुरुस्ती जन्म से ही ऐसी है। यह ना बाहर खेलता है, न किसी से बोलता है, घोंघे की तरह गुमसुम पड़ा रहता है। हम स्कूटर से लौटते हैं। दरवाज़ा खोलते ही दरार के नीचे हल्के नीले रंग का एक लिफाफा पड़ा हुआ है। बुआ झपट कर उठाती हैं। मैं देखता हूँ, जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर बाथरूम में जाती हैं। काफ़ी देर बाद लौटती हैं। उनका चेहरा काफ़ी सजीव लगता है। केकी कब का सो गया है। मैं भी पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ। बुआ भी कहीं पर थकी सी लगती हैं। रात आधी गुजर गई होगी। मुझे जैसे नींद में कहीं दूर कार का सा हॉर्न सुनाई देता है। अलार्म की घंटी से जागता हूँ। रोशनी जलाता हूँ। देखता हूँ अभी केवल 3 बजे हैं। पास ही केकी सोया है, पर बुआ का बिस्तरा रीता है। कुछ देर बिजली अकारण जलती रहती है। मेरी आंखों में अभी तक नींद के साए हैं। मैं स्विच ऑफ कर सो जाता हूँ। सुबह दूध वाले की आवाज़ से जागता हूँ। देखता हूँ बुआ अपने पलंग पर खर्राटे भर रही हैं। अब 8 बजने को हैं। बुआ अभी तक सोई हैं। कुछ क्षण बाद वह स्वयं ही अचकचाती हुई जागती हैं। अरे राजी, तूने जगाया भी नहीं। मैं देखता हूँ बुआ का तन अलसाया है। अभी तक भी आंखों में नींद की सी खुमारी है। वह जल्दी जल्दी ऑफिस की तैयारी में जुट जाती हैं। आज बहुत प्रसन्न दिखाई देती हैं। इतना गहरा संतोष उनके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखा। ऑफिस जाते समय कुछ रुपए जबरदस्ती मेरी मेज पर रख जाती हैं। मेरे सिर पर झुका आसमान जैसे एक ओर हट गया हो। मैं बहुत हल्कापन सा अनुभव करता हूँ आज। पुस्तकें परे पटक कर शाम को घूमने निकल पड़ता हूँ। विनोद के लिए दिल्ली के कुछ रंगीन चित्र खरीदता हूँ। अपने लिए जनरल नॉलेज की नई किताबें, ताकि घर जाकर इंटरव्यू की तैयारी कर सकूं। मैं कनॉट प्लेस के कॉरिडोर से होकर गुजरता हूँ तो दूर कोई लड़की देखती है, जिसके जूड़े में ताजे बेले का हार गुथा है। कोई युवा पुरुष उसकी बगल में बाहें डाले कांच की गुड़िया की तरह बड़े जतन से ले जा रहा है। केवल साथ साथ जुड़ी 2 पीठें दिखती हैं। कांच की गुड़िया की साड़ी का रंग बुआ की साड़ी के रंग से बहुत मिलता है, वैसा ही ब्लाउज भी। मैं अगले मोड़ पर घूम भी नहीं पाता कि वे हैंडलूम एम्पोरियम में चले जाते हैं। मैं सोचता हूँ, घर लौटूंगा तो बुआ से कहूँगा कि आज एक वैसी ही लड़की दिखलाई दी थी। काफ़ी देर से घर आता हूँ। मैं देखता हूँ केकी अकेला गुमसुम बैठा है। बुआ अब तक नहीं आई। तभी मेज पर एक चिट दिखती है, जिसमें बुआ की ओर से लिखा रहता है कि वह अपनी सहेली कमल की शादी में करोल बाग जा रही हैं, इसलिए देर से लौटेंगी। अतः मैं खाना खा लूँ। मैं खाना खाकर सो जाता हूँ। केकी से भी कहता हूँ कि वह भी सो जाए। कल मुझे बुद्ध जयंती पार्क और देखना है, फिर चलने का कार्यक्रम। पिताजी का ऑपरेशन भी होना था। पता नहीं डॉक्टरों ने क्या राय दी। परीक्षा में कितने नंबर मुझे मिल सकेंगे, इसका हिसाब लगाता लगाता मैं सचमुच सो जाता हूँ। रात को कहीं मोड़ पर मुड़ती हुई कार का जैसे हॉर्न फिर सुनाई देता है। मुझे लगता है बजरी में धंसते धंसते पहिए मेरे बहुत निकट आ गए हैं। कुछ क्षण बाद दरवाजे पर खटखट सुनकर उठता हूँ। बुआ खड़ी हैं, हाथ में ताजे फूलों का गुच्छा। तूने खाना खा लिया राजी? हाँ। कमल की सिस्टर यहीं पास ही डिफेंस कॉलोनी में रहती हैं। कहने लगी मैं छोड़ दूंगी। वे ही यहाँ तक पहुँचा गई हैं। बुआ पानी पीती हैं और फिर जम्हाई लेती हुई सो जाती हैं। मुझे आश्चर्य होता है, केकी के बारे में उन्होंने एक बात भी नहीं पूछी। उसे आज काफी बुखार है। कानपुर से खत आया है बुआ के नाम। कुसुम की शादी के लिए बुलाया है। लेटर हेड पर पता छपा है, कैप्टन अविनाश मार्ग, कानपुर 5। बुआ बार बार पत्र उलट पलट कर देखती हैं। उनका व्यवहार काफी परिवर्तित सा लगता है। आज वह केकी के साथ बहुत देर तक खेलती रहती हैं। उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती हैं। शाम ऑफिस से लौटते समय खिलौने लाने का आश्वासन भी देती हैं।
बुआ, आज शाम की गाड़ी से मैं चला जाऊंगा। वह ऑफिस जाने लगती हैं तो मैं कहता हूँ, क्यों, इतनी जल्दी क्या है रे? यहाँ कब तक पड़ा रहूं? शायद 18 को पिताजी का ऑपरेशन हो। अच्छा अच्छा, शाम को देखा जाएगा, कहती हुई बुआ चली जाती हैं। वह आज प्रातः मुझसे पहले जाग गई थीं। मैं भीतर वाले छोटे से कमरे में देखता हूँ, उनकी पूजा की जगह आज लिपि है। देवताओं के पास जीजा जी का एक छोटा सा धुंधला चित्र है। केकी आज स्कूल नहीं गया, उसे कुछ कुछ बुखार की सी शिकायत अब तक है। शाम को बुआ जल्दी लौट आती हैं। उनकी बाहों के बीच बहुत से बड़े बड़े लिफाफे दबे हैं। ये कपड़े घर ले जाना, कानपुर तो रुकेगा ही ना, वहां बाबूजी को ये स्वेटर दे देना, नीला के लिए यह फ्रॉक, माताजी से कहना कि कुसमी की शादी में अवश्य आऊंगी, यह साड़ी कुसमी को दे देना। आज दिन में जो डाक आई, केकी ने उसे जतन से रखा है। उसमें एक नीला लिफाफा भी है। बुआ जिसे छिटक कर पुस्तकों के पीछे फेंक देती हैं। जल्दी जल्दी में वह खाना बनाती हैं, मुझे तैयार करती हैं। राजी सुन, कुछ ऐसी नौकरी ढूंढ जिससे तुझे दिल्ली में ही रहना पड़े। मैं अकेली रहती रहती ऊब गई हूँ। भला घर का सा वातावरण वहां मिलता है, फिर अकेली रहना क्या अच्छा है? पता नहीं बाबूजी मेरे अकेले रहने पर ऐतराज क्यों नहीं करते। कुछ तो सोचना चाहिए। भोजन में ही पर्याप्त समय बीत जाता है। मैं घड़ी की ओर देखता हूँ। केकी किसी भी हालत में मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। बुआ जबरदस्ती किराए के पैसे मेरी जेब में ठूंस देती हैं और दूर तक छोड़ने आती हैं। मैं भागता भागता स्टेशन पहुंचता हूँ। पता चलता है शहीद एक्सप्रेस को छूटे 15 मिनट हो गए हैं। मैं असमंजस में इधर उधर देखता हूँ। इसी अनिश्चितता की स्थिति में काफी समय गुजर जाता है। सोचता हूँ अब कल ही चला जाऊंगा। व्यर्थ में प्लेटफॉर्म पर पड़े रहने से क्या लाभ। मैं स्कूटर लेकर लौट पड़ता हूँ। बुआ के घर के सामने रुकता हूँ। देखता हूँ अब 11 बजने वाले हैं। पानी लगातार बरस रहा है। उनके कमरे में अंधेरा है। उनके दरवाजे के पास स्लेटी रंग की एक कार खड़ी है। मैं सीढ़ियों पर चढ़ता चढ़ता ठिठक जाता हूँ। विचार आता है कि स्टेशन पर रात को रुकने में शायद अधिक सहूलियत होगी। हो सकता है रात को कोई गाड़ी मिल जाए। सुबह बस तो पकड़ ही सकता हूँ। अतः मैं फिर स्टेशन की ओर मुड़ पड़ता हूँ। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।